हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक रहोगे। फिलहाल तो प्लेसमेंट सिनेरियो चालू है। हमें भी डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि रिसेशन जो आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना एक मॉक इंटरव्यू लिया जाए। मेरा इंटरव्यू होगा, मैं किसी का इंटरव्यू नहीं लूँगा। तो मेरे साथ है मेरे सीनियर तरुण भैया। बेसिकली ही इज़ अ मेंटर ऑफ माइन एंड विद 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो ही इज़ अ मर्न स्टैक डेवलपर। ओवर टू यू तरुण भैया। Yeah, hi Aditya. Before intro, I just wanted to say thanks for having me here. Okay, it's a good uh, moment here, so that we are going to discuss about mock interview and all those things. Okay, so hey guys, this is Tarun. I am a backend developer. That's my major skill set, and otherwise I'm into Munstack, and as well as I have cross-functional skills in mobile development and DevOps as well. So I have been doing all this from last more than 3 years, and along with this, I also teach to students. I have few students जिनके साथ मैं बैठ के वीकेंड पे या फिर कभी भी उनको थोड़ा गाइडेंस एंड थोड़ा टीचिंग वगैरह करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सो या दैट्स माय आइडेंटिटी. सो गाइस, बेसिकली ये जो मॉक इंटरव्यू है, इट विल बी बेस्ड ऑन नोड जेएस, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन नोड जेएस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को डिफिकल्ट होती है. मुझे भी, मैं जब प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करता हूँ, मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट आता है कि नोड जेएस में कैसे करें, क्या करें. तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक मॉक इंटरव्यू जैसा है, एंड हम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि नोड जेएस में यूज़ किए जाते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं. तो चलते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं. या सो ये नॉट दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ इंटरव्यू. थोड़ा यहाँ पे फन होगा. इट्स अ कॉन्वर्सेशनल है, एक्सप्लेनेटरी है. ठीक है. सो या आई हैव लिस्टेड ऑन फ्यू क्वेश्चंस विच इज मोर कॉमन इन इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट एंड नोड.js. तो आप अगर ये आप कहीं भी जाते हो तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा देखने मिलेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट वेरी फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एंड फ्यू एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चंस ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि आपको कभी पूछी ना हो. या सो इसमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन होंगे जो आपको कहीं ना कहीं तो आपको पूछा जाएगा. सो दैट्स माय कॉन्फिडेंस. ओके. सो या सो आदित्य, लेट्स स्टार्ट दिस. मैं तुमको कुछ क्वेश्चन शूट करूंगा. Sure. आप थोड़ा ये आंसर करना. Yeah. सो या so you have knowledge on JavaScript and Node.js. Yeah. Can you give me some difference points between these two particular things? JavaScript, as far as I know, it is a runtime, it is a scripting language जो कि हम client side पे यूज करते हैं. एंड Node.js एक ऐसा runtime library है जो कि JavaScript के थ्रू बनाया गया है, based on Chrome's V8 engine. सो सो जो भी आदित्य ने बोला दैट इज़ वेरी करेक्ट, बट लेट मी ऐड समथिंग हियर. तो यहाँ पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो होता है इट्स अ लैंग्वेज है, ये तो सबको ही पता है, बट वो कहाँ रन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है. सो लेट्स से कि जावास्क्रिप्ट अगर मुझे रन करना है तो मैं ब्राउजर में रन करूँगा. दैट इज़ द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन होता है. बट अगर आप नोड जेएस के साथ थोड़ा बहुत आपने कभी काम किया रहेगा तो आप रियलाइज करोगे कि वो ब्राउजर में नहीं रन होता है. उसका एक सेपरेट इंजिन है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज V8 इंजिन, और जिसको Node.js रन टाइम एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, जहाँ पे हम अपना जो Node.js का कोड रन करते हैं. सो ये एक बड़ा डिफरेंस है. दोनों भी लैंग्वेजेस सेम है, बट ये दो जो टर्म्स हम सुनते हैं Node.js एंड जावास्क्रिप्ट, नथिंग बट सेम, बट यहाँ पर रन हो रहे हैं, ये जहाँ जिस जगह पे रन हो रहे हैं वो अलग है. ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है. फिर आगे आएंगे और भी बात करेंगे इसके ऊपर कि दोनों में एग्जैक्ट क्या क्या डिफरेंस है. ओके. So next question is that is JavaScript single-threaded language or a multi-threaded language? I'm not sure about it, but I think it is a single-threaded language. So the answer is correct. It's a single-threaded language because JavaScript में एक ही प्रोसेस चलता रहता है हमेशा, जो पूरा ये पूरे प्रोग्राम को रन करता है. जो भी आप लिखते हो स्क्रिप्ट, जो भी आप बनाते हो, जो भी आप कोड कर रहे हो, वो सब एक ही प्रोसेस उसको रन करता है. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल थ्रेड और मेन थ्रेड. ओके. So, are you aware about event loop in JavaScript? I have some idea, मतलब थोड़ा बेसिक वर्किंग पता है कि क्या होता है इवेंट लूप. So can I tell what is? Yes, yes, So sure. इवेंट लूप इज बेसिकली एक जो जावास्क्रिप्ट में एक लूप रन होता है इवेंट का. एंड जो भी जितने भी फंक्शनैलिटीज होते हैं या जितने भी फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो थ्रू द इवेंट लूप ही रन होते हैं. एंड जितना मुझे पता है, नोड जेएस के वर्किंग में इवेंट लूप का बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है अभी तक. ओके. सो देखो, सो ठीक है. इट्स लेट्स गो बैक एंड थोड़ा इसको रीइटरेट करते कि इवेंट लूप क्या है. देखो, ये एक वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चंस है और ये आपको कभी ना कभी पूछा ही जाएगा. एंड एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर और एज अ मर्न स्टैक डेवलपर,
यू शुड बी अवेयर ऑफ एटलीस्ट इवेंट लूप की, क्योंकि क्या होता है कि जो भी करता धरता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का और नोड जेएस का, वो इवेंट लूप ही है। सो ओके, थोड़ा यहाँ पे हम कोडिंग करके देखेंगे और थोड़ा हम एक ड्रॉ करके भी अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या बोलते ये इवेंट लूप में हम क्या 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 चीज़ें होती हैं। सो या, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ फ्यू थिंग्स। सो आप कभी भी ध्यान रखना, इवेंट लूप की जो डेफिनेशन होती है पर्सन टू पर्सन और एवरी डेवलपर टू डेवलपर ये चेंज होती है, बिकॉज सब चीज़ का एक अंडरस्टैंडिंग होता है। और अगर आप वेरी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग इसका चाहते हो इवेंट लूप का, तो वो नोड जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, जो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है सिंस इफ़ यू आर अ वेरी बिगनर, तो आप वो चीज़ को अवॉइड करो। एक जो हल्का डेफिनेशन है, देखो कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं होता, एक सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप अगर इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पा रहे हो कि आप जो बता रहे हो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करेक्ट है, एंड इट्स नॉट वेरी रॉन्ग, इट्स करेक्ट बट नॉट रॉन्ग एज वेल, वो आपको चीज़ उनको स्पेसिफाई करना है। तो हम यहाँ पे चार चीज़ समझेंगे, चार फैक्टर्स जो होते हैं या चार पार्टीशंस होते हैं अपने इवेंट लूप के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स आदित्य, लेट्स फोकस हियर। हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाते हैं बीच में। ओके, सॉरी फॉर माय बैड सर्कल डिज़ाइन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे, ये हमारा इवेंट लूप है, जो मेन थ्रेड अपना चल रहा है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस वर्किंग थ्रेड। यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसेस रन कर रहा है, तो आप जो भी फॉर लूप लिखते हो या हेलो वर्ल्ड लिखते हो, जो चीज़ें लिखते हो वो यहाँ से रन होता है। अब आता है कॉल स्टैक। सो स्टैक तो आप लोग को पता रहेगा, सिंस व्हाट इज स्टैक। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। वन सेकेंड। ओके, तो ये स्टैक में हम, आपको पता रहेगा कि चीज़ें इसमें हम ऐड करते जाते हैं, एंड देन वो फिर उस टॉप के बेसिस पे वो निकलते जाता है। सो स्टैक में हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, जस्ट सी दैट कि ये एक अपना स्टैक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे फंक्शन स्टोर्ड है। अब इवेंट लूप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये स्टैक से जो भी फंक्शंस हम लोग ने लिखे, जो भी हम लोग कोड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस प्रोग्रामिंग, वो ये सारे फंक्शंस और जो सारे लाइन बाय लाइन जो कोड होते हैं, ये स्टैक में फिल होता रहता है। ओके, एंड ये फिर हमारे इवेंट लूप में जाएगा। ओके, इवेंट लूप, तो ये हमारे इवेंट लूप में जाएगा एंड यहाँ से ये इसको वर्क करता रहेगा। तो अभी ये अगर आप देखोगे, दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, इतने से अपना पूरा सेटिस्फाई हो जाता है जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है। पर अभी आता है एक नया टर्मिनोलॉजी, समथिंग कॉल्ड एज एसिंक्रोनस कोड और एसिंक्रोनस फ्लो ऑफ द कोड। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है इवेंट लूप, लेट्स से कि हमको एक फाइल रीड करना है, एंड लेट्स प्रिटेंड दैट कि ये फाइल बड़े साइज का है, 50 MB या 100 MB या मोर देन दैट। तो आपको क्या लगता है कि जब ये सिंक्रोनसली जब हमारा फाइल रीड हो रहा है तो उसको टाइम लगेगा, राइट? एंड उतने टाइम तक हम दूसरे फंक्शंस को रोक नहीं सकते, बिकॉज इट विल बिकम अ बैड यूजर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एसिंक्रोनस टर्मिनोलॉजी को हैंडल करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे वर्कर्स हैं, इनको वर्कर थ्रेड्स भी बोला जाता है, सर्विस वर्कर्स भी बोला जाता है। और अगर आप इंजन के टर्म्स में बात कर रहे हो, गूगल V8 इंजन के टर्म्स में बात कर रहे हो, तो इसको लिबअप बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वर्कर्स हैं या हेल्पर्स बोल सकते हो, जो क्या करते हैं कि जो भी जैसे लेट से फाइल रीडिंग का टास्क हो गया या किसी को HTTP रिक्वेस्ट, इंटरनेट पे रिक्वेस्ट लॉन्च करना है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये वर्कर्स होते हैं। तो इवेंट लूप क्या करेगा कि भाई बोलेगा कि ये मेरा एसिंक्रोनस टास्क है, तू हैंडल कर ले। जब भी तेरा एसिंक्रोनस टास्क हैंडल करके हो जाएगा, मुझे बस रिस्पॉन्स दे देना कि तेरा टास्क करके हो गया। तो अभी क्या होगा कि अभी अपना इवेंट लूप फ्री हो गया, वो चीज़ वो स्टैक से आइडेंटिफाई करेगा कि ये एसिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है। अगर वो सिंक्रोनस है तो क्या होगा कि वो चीज़ वो खुद कर लेगा, और अगर एसिंक्रोनस है तो अपने वर्कर थ्रेड्स को असाइन कर देगा कि तुम लोग करके दे दो मुझे, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी रिस्पॉन्स बनेगा इसका। ये तो ये हो गया। पर अब आता है फोर्थ पार्ट। अभी हम लोग ने 3 पार्टीशंस कवर कर लिया, अब आता है फोर्थ पार्ट कि ये रिस्पॉन्स कैसे देगा। ओके, तो रिस्पॉन्स के लिए अगेन एक क्यू आता है, ये स्टैक नहीं है, ध्यान देना, ये क्यू होता है। ओके, इसको हम लोग मैसेज क्यू भी बोलते हैं। ओके, और
इनको हम लोग कॉल बैक क्यू भी बोलते हैं। कॉल बैक क्या चीज़ होती है उस पर थोड़ी देर पे आते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि लीव अप में जो भी या वर्कर थ्रेड्स है अपने वो क्या बोलते हैं कि हमारे टास्क हो गए, तू आंसर स्टोर करके रख और फिर उसके बाद हम ये इवेंट लूप में सेंड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अपना पूरा इवेंट लूप का स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड ये जो आप आर्किटेक्चर अभी आप सामने देख रहे हो, दिस मेक्स द एंटायर जावास्क्रिप्ट पॉसिबल। ओके, यही सबका करता धरता है। एंड अगर आप ये नोट जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मिलेगा, वो आप उस पर अभी ध्यान मत दो। इट्स सिंस इट्स बिगिनिंग ऑफ ए करियर, आई कैन से दैट कि आप उस पर ध्यान मत दो। ओके, आप आगे जाके 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसको आप पढ़ना। ओके, राइट नाउ दिस इज सफिशिएंट to understand the working of JavaScript as well as to explain the particular interviewer. Okay, so आदित्य क्या लगता है आपको, ये चीज़ कन्विंसिंग लग रही है? यस भैया, क्योंकि एज पर माय नॉलेज ये सारी चीज़ें मुझे भी पता नहीं थी जब मैं चीज़ें पढ़ रहा था। लाइक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन इज, आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि कैसे इंटरनल वर्किंग होता है जब हम एज डेवलपर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो मोस्टली एज फार एज आई नो, आई मे बी राइट और रॉन्ग, आप प्लीज़ बताइए कि ये जो चीज़ें हैं वही काम आती है, जितने डेप्थ में आप जाओगे वही काम आएगी। आपको आप क्या कर रहे हो वो तो आपको पता होता है, लेकिन आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपको समझ में आना चाहिए। एंड सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने की बात नहीं होती। अगर आपको यही नहीं पता है कि लैंग्वेज कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है, तो फिर आप क्या कोड लिख रहे हो, वो उसका कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा। करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कॉल बैक, मैंने इवेंट लूप एक्सप्लेन करते वक्त एक टर्मिनोलॉजी बोला था, कॉल बैक्स। सो आदित्य, आर यू अवेयर अबाउट कॉल बैक्स? नो सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। सो कॉल बैक्स के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, क्या होता है। समझो कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि सर्विस वर्कर्स होते हैं अपने, तो ये क्या करते हैं कि ये इसमें से क्यू में आता है, और ये क्यू में आता है और क्यू से इवेंट लूप में जाता है। दिस पर्टिकुलर एंटायर थिंग इज हैंडल्ड बाय कॉल बैक्स। ओके, तो कॉल बैक्स इज नथिंग बट एक पार्ट हो जाता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। थोड़ा इसमें हम कोड करके देख लेते हैं। आई थिंक डायग्राम से अच्छा इसमें कोड करके बताने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस में, जहाँ पे सेट टाइम आउट करके एक फंक्शन होता है। ये क्या होता है कि ये सर्टेन टाइम होने के बाद फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो सर्टेन टाइम होने के बाद क्या लगता है, ये एसिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है? सेट टाइम आउट है, आई थिंक इट इज सिंक्रोनस, क्योंकि हमने असिंक नाम का वर्ड यूज किया नहीं है। सो जरूरी नहीं कि असिंक वर्ड से हम ये बताएं कि वो असिंक्रोनस कोड है। कुछ कोड बाय डिफॉल्ट वो एसिंक्रोनस नेचर के होते हैं। अभी लेट से कि मैं फाइल रीड कर रहा हूँ, मैं कहीं ये नहीं लिखूंगा कि मैं असिंक्रोनसली फाइल रीड कर रहा हूँ, बिकॉज बाय नेचर दैट इज अ एसिंक्रोनस फंक्शन। हाँ, हालांकि तुम उसको सिंक्रोनस बना सकते हो फोर्स करके, बट वो बाय डिफॉल्ट एक वो एसिंक्रोनस कोड होता है। तो यहाँ पे सेट टाइम आउट भी एसिंक्रोनस कोड है। तो इसमें ना सेट टाइम आउट में 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला तो एक होता है कॉल बैक एंड दूसरा होता है टाइम, जिस टाइम के बाद हमको ये चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे एक कॉल बैक दे रहे हैं। तो कॉल बैक एक कुछ नहीं, इट्स अ फंक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, एंड हमारा एक दूसरा पैरामीटर रहेगा जो टाइम रहेगा। टाइम मिली सेकेंड में होंगे तो हम 1 सेकेंड का टाइम देते हैं, और यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हेलो कोडिंग अड्डा लिखता हूँ मैं। सो ये है हमारा एक फंक्शन, वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ कॉल बैक्स। लेट मी जस्ट रन इट। आई गेस अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो तो आपको नोड.जेएस कैसे रन करते वो पता ही होगा। सो या इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड कि हमने 1 सेकेंड तक यहाँ पे डिले था, और उसके बाद हमने ये हमें ये लाइन देखने मिला। तो कॉलबैक्स इसमें क्या होता है कि अगर बिहाइंड द सीन्स की थोड़ी बात करें तो सेट टाइम आउट में क्या हो रहा है कि जब भी इवेंट लूप को सेट टाइम आउट मिलता है, वो क्या करेगा, उसके अंदर लिबफ के अंदर टाइमर फंक्शंस भी होते हैं। जैसे फाइल रीड को हैंडल करने के लिए फाइल रीडर भी होगा, HTTP रिक्वेस्ट लॉन्च करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट लॉन्चर होगा। वैसे ही सेट टाइमर को सेट जो टाइम बेसिस के जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए टाइमर हैंडलर्स होते हैं। तो ये टाइमर हैंडलर के पास गया
और क्या किया कि वो बोला कि मैं एग्जीक्यूट करके इवेंट लूप को रिटर्न दे दूंगा। नाउ इवेंट लूप इज फ्री। ओके, सो अब क्या टाइमर का फंक्शन क्या होता है, उसका काम करना क्या होता है, वो बेसिकली रुकेगा जितने समय तक रुकने के लिए बोला गया है। रुका वो, रुकने के बाद जब उसका टाइम खत्म हो गया तो वो एग्जीक्यूट कर दिया जो भी अंदर लिखा था। अब आपको कैसे पता चलेगा, या मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ कि इवेंट लूप फ्री था इस दौरान? हम एक काम करते हैं, इसके बाद एक दूसरा कंसोल ऐड करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे सेकंड कंसोल करके मैं ऐड कर रहा हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ लाइंस, हमें क्या हेलो कोडिंग अड्डा पहले देखने मिलना चाहिए एंड सेकंड कंसोल हमको बाद में देखने मिलना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ फ्लो ऑफ द कोड। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। सो यू नोटिस दैट कि सेकंड कंसोल पहले आ गया और हेलो कोडिंग अड्डा बाद में आया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सो जब इवेंट लूप के पास सेट टाइम आउट पहुंचा तो उसने एसिंक्रोनस हैंडलर को असाइन कर दिया एंड तब तक इवेंट लूप फ्री हो गया था। अब इवेंट लूप फ्री हो गया तो वो नेक्स्ट लाइन देखेगा क्या था इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल नेक्स्ट लाइन। कॉन्सोल लॉग जो अपना सेकेंड कॉन्सोल जो हमने लिखा है दैट विल बी अ नेक्स्ट लाइन, तो वो वहाँ पे पहुँच गया एंड वो कॉन्सोल अपना सिंक्रोनस हो जाता है, तो इस चक्कर में वो तुरंत एग्जीक्यूट हो गया एंड देन वो फिर सेट टाइम आउट अपने टाइम के हिसाब से होता है। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो यहाँ पे तुमने 1 सेकेंड लिखा था, तो 1 सेकेंड तक तो रुकेगा ही ना। लेट्स रिड्यूस द नंबर। हम यहाँ पे ओनली 1 मिली सेकेंड रखते हैं एंड नाउ लेट्स डू अगेन। फिर भी सेकेंड कॉन्सोल ऊपर आया। रीजन इज दैट कि अपना जो टाइमर हैंडलर है एसिंक्रोनस वाला, वो बाद में एग्जीक्यूट करके रिटर्न करेगा एंड इवेंट लूप तुरंत फ्री हो जाता है, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर देता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉल बैक्स। आई थिंक ये एक ऐसा चीज़ है, एक सिंपल वे में अगर बताए ना, कि लाइक आप चल रहे हो रास्ते पे, एक पुलिस वाला आके रुक गया, ठीक है? वो आके रुकेगा, आपको बोलेगा रुको 10 मिनट रुको। मतलब लाइक बाकी में लेट्स से मैं और हरी साथ-साथ जा रहे हैं एंड हरी इज़ द सेकंड कंसोल, जैसे तरुण भैया ने बताया, एंड मैं हूँ हेलो कोडिंग अड्डा एंड सामने वाला पुलिस वाला आया, उसने मेरे को रुकाया। भले वो आधा सेकंड भी रुकाया एंड हरी मेरे से आगे चला गया, तो लाइक मेरा वैसे भी डिले हुआ ना। तो लाइक आई एम बीइंग स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कि वेट फॉर सम टाइम। लेट्स से वो मिलीसेकंड में भी है बट यू हैव टू वेट। तो एज़ फार एज़ आई अंडरस्टूड, सेट टाइम आउट जो भी रहेगा ना, तो जब भी आपने सेट टाइम आउट डाला तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर जिसमें सेट टाइम आउट नहीं डाला। एम आई करेक्ट? ओके। ओके फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ सीरीज ऑफ डिस्कशंस। तो क्या आदित्य आप मुझे बता सकते हो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम? 3 वे में हम करते हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। एंड जितना मुझे पता है, लेट और वेर जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ है वी कैन चेंज इट, लाइक लेट नेम इक्वल टू कोडिंग अड्डा, लेट नेम इक्वल टू तरुण कर सकते हैं। बट वही जगह पे अगर हम कॉन्स्ट यूज़ करें, कॉन्स्ट में वी कैन नॉट चेंज इट। एंड मोस्टली कॉन्स्ट का जो हम रिएक्ट की अगर करंट प्लेलिस्ट जो चालू है उस पर बात करें, तो जो भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, अगर आपने देखा होगा, तो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, हम RAFC डालते हैं, तो वो कॉन्स्ट नाम का ही बना के दे देता है। तो दिस इज द डिफरेंस दैट आई नो फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स। ओके, सो जो आपने बोला है इट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन, बट थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा एक लेवल एडवांस बढ़ते हैं कि और इसको कैसे हम लोग क्लीन वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बिफोर दैट, इज जावास्क्रिप्ट टाइप लैंग्वेज और इज इट नॉट? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज टाइप लैंग्वेज? तो टाइप लैंग्वेज वो होता है कि जिसमें हमको एक वेरिएबल अगर हम लोग ने असाइन कर दिया तो उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो हमेशा उसके लिए वही रहेगा। अगर नंबर डेटा टाइप हम लोग ने असाइन किया तो उसका जो लाइफ रहेगा वो वेरिएबल का, तब तक वो नंबर ही रहेगा। आई थिंक इट इज नॉट अ टाइप लैंग्वेज। सो जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ टाइप लैंग्वेज बिकॉज क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को, लेट्स से कि आपने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है, ABC वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, और वो वेरिएबल को आप आज 1 2 3 असाइन कर रहे हो, आगे जाके आप उसको स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हो, XYZ स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हो। सो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है जावास्क्रिप्ट, ओके, जिसमें हम क्या बोलते हैं कुछ भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान नहीं देना है कि उसका डेटा टाइप नंबर है, स्ट्रिंग है, या ऑब्जेक्ट है, या एरे है। ओके, सो ठीक है, कमिंग बैक टू मेन क्वेश्चन कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन हम जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं, थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। तो एज सेड आदित्य कि हम इसमें वेर, लेट, कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ करके कर सकते हैं। तो अगर और
कॉन्स तो अलग है दोनों से, बट फिर वैर और लेट में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली डिक्लेरेशन तो सब लैंग्वेज में सेम ही होता है कि आप एक वेरिएबल, एक कीवर्ड रहेगा वैर लेट कॉन्स जैसा, एंड देन उसको आप क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और उसके अगेंस्ट उसका वैल्यू लिखोगे। सो एंड वेरिएबल इज नथिंग बट वो जो वैल्यू आप रखना चाहते हो वो एक लोकेशन में स्टोर होता है इंटरनली। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो वैर और लेट के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पे वैर और लेट से आप कभी भी आप रीअसाइन कर सकते हो। अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो उसको आप रीअसाइन कर सकते हो। बट मेजर डिफरेंस ये है कि वैर होता है ग्लोबल स्कोप का और लेट होता है ब्लॉक स्कोप का। तो ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप में डिफरेंस क्या है? सो ग्लोबल स्कोप इज ऐसा टर्म समझो कि आपने जब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यूजिंग वैर, वो थ्रू आउट द जो फाइल स्ट्रक्चर है या जो थ्रू आउट द वो जब तक वो कोड है लाइव है थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, तो वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा और वो ओवरराइट होते रहेगा अगर आपने कहीं पे किया है। लेकिन ब्लॉक स्कोप की बात करो तो विद इन फंक्शन अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो वहीं पे रहेगा। अदरवाइज वो जो जिसके लेयर के अंदर रहेगा, जिस आउटर इनर फंक्शन जो आप समझना चाहते हो उसके हिसाब से जैसा रहेगा वो उसके अंदर ही वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एक कोडिंग करके एक एग्जांपल देख लेते हैं हम क्या करेंगे। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट। हम क्या करेंगे, एक कुछ वेरिएबल्स एंड कुछ फंक्शंस बना के देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहेवियर निकल के आ रहा है। तो जब भी आप फंक्शन कोई फंक्शन आप डिक्लेयर करोगे, लेट्स से कि हम ग्रीटिंग करके एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, ओके, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम एक लेट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट्स से कि मैसेज, ओके, और इस मैसेज के अंदर हम हेलो इनसाइड फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, लेट्स कॉल दिस फंक्शन एंड एक कॉन्सोल ऐड कर देते हैं। सो जस्ट टू नो कि इसमें क्या कॉन्सोल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैसेज को कॉन्सोल कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ग्रीटिंग फंक्शन को, एंड लेट्स सी द आउटपुट, नोड टेक्स्ट। सो हेलो इनसाइड फंक्शन, ये अपने को आ गया। अभी हम क्या करेंगे, एक अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बाहर की तरफ। सो दिस इज आउटसाइड द फंक्शन। अब इसमें अगेन हम मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ओके, और इसमें भी हम एक लिखते हैं हेलो आउटसाइड फंक्शन। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। ओके, तो अभी आप बोलोगे कि तो ये आप अगर इंटरनली आप बोल सकते हो कि ये ओवरराइट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। इंटरनल जो लेट है और जो एक्सटर्नल लेट है दोनों ओवरराइट हो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक यहाँ पे कॉन्सोल ऐड कर सकते हैं। सो इस चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं और मैसेज को प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा एक्सटर्नल लेट है वो मेंटेन्ड है इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल लेट। तो ये एक डिफरेंस होता है कि आप लेट को इसीलिए कहा जाता है वेरिएबल ब्लॉक स्कोपिंग। ओके, सेम चीज़ हम वेरिएबल के साथ भी करके देखते हैं। ओके, ओके, सो वेरिएबल में भी आपको अभी ऐसा लगेगा कि दोनों का सेम बिहेवियर है, बट ऐसा नहीं है। इंटरनली थोड़ा इनका वर्किंग अलग है। अगर आप वेरिएबल से जो आप वेर कीवर्ड यूज़ करके आप जो डिक्लेयर कर रहे हो उनका स्टोरेज एक ग्लोबल लेवल पे होता है, और जो आप लेट करके यूज़ कर रहे हो उनका स्टोरेज हीप लेवल पे होता है। तो जो गार्बेज कलेक्शन करके टर्मिनोलॉजी होती है जावास्क्रिप्ट में, उसमें क्या होता है कि ये जो ग्लोबली जो होते हैं वेरिएबल्स उनका गार्बेज कलेक्शन होता है, और हीप में वो फंक्शन के साथ ही उनका एग्जिस्टेंस होता है। तो वो जैसे कि आपने किसी भी वेरिएबल को आपने लेट करके लेट कीवर्ड यूज़ करके उसको डिक्लेयर किया है, तो जब तक वो फंक्शन अलाइव रहेगा तब तक वो क्या बोलते हैं, वो फंक्शन वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप वेर कीवर्ड यूज़ करोगे तो वो फंक्शन भी अगर एग्जीक्यूट करके हो जाएगा स्टिल वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। एंड इस चक्कर में क्या होगा कि आपका गार्बेज कलेक्शन उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा और आपका ये वो गार्बेज वैल्यू हमेशा बढ़ते जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज सेड दैट कि लेट जो होता है वो हमेशा यूज़ करना चाहिए फॉर डेवलपर्स, नॉट वेर। इसलिए अभी अगर आप 4-5 साल पहले का कोड देखोगे तो आपको वेर कीवर्ड ज़्यादा यूज़ करने मिलेगा, बट आफ्टर दैट आपको लेट कीवर्ड ज़्यादा यूज़ करने को देखने मिलेगा। आई थिंक ये सारी है ना, क्या बोल सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो
आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। मतलब इनिशियली जब मैं भी जावास्क्रिप्ट पढ़ता था, मुझे भी लगता था यार ये 3-4 चीज़ क्या, क्यों, कौन ही देखेगा? बट जैसे ही तरुण भैया से बात हुई, पता चला कि हाँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं जब आप इंडस्ट्री में जाते हो। मतलब कॉलेज लेवल पे तो ठीक है, चलो इतना कोई पूछेगा भी नहीं। बट जब इंडस्ट्री में जाते हो, ये छोटी-छोटी चीज़ें, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, स्पेस मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तरुण भैया ने बताई है हमें। ओके, सो एक काम करते हैं, अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्स्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट क्या होता है? सो विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्ट, लेट, कॉन्स्ट इज़ नथिंग बट लेट है। ओके, बस ये डिफरेंस है कि उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, सॉरी रीअसाइन नहीं कर सकते। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइन। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। लेट्स से कॉन्स्ट हेलो, सॉरी, लेट्स एड सम वैल्यू कॉन्स्ट एक्स वाई जेड और इक्वल्स टू, हम इसको एक मैसेज डिक्लेयर कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये हमने एक वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है और इसको अभी हम प्रिंट करते हैं। तो ये एज गुड एज लेट जैसा बिहेवियर था इसका, और इसको हम लोग ने देखा इसका आउटपुट। पर अभी हम इसको रीडिक्लेयर करते हैं, एक्स वाई जेड को हम हेलो जस्ट लिखते हैं, सिर्फ हेलो। लेट्स सी द आउटपुट। तो आप देखोगे असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, ये अपने को एक एरर आया है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट का मीनिंग ही वही होगा कि वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, अभी एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन पे आते हैं कि जो होस्टिंग होता है, वो होस्टिंग क्या चीज़ होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, क्या तुमको पता है होस्टिंग क्या होता है? यस, अभी फिलहाल मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो बोलते हैं ना, ताज़ा-ताज़ा दिमाग में। एज़ फार एज़ आई नो, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज़ बेसिकली क्या, कि आप जो आपका वेरिएबल है, वो लास्ट में डिक्लेयर करो। लाइक मैंने जैसे आपने बताया कि कॉन्स्ट एक्स वाई जेड इक्वल टू हेलो वर्ल्ड एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू हेलो। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि फंक्शन हो या वेरिएबल हो, उसको सबसे नीचे डिक्लेयर करूँ एंड देन उसको वेरिएबल असाइनमेंट ऊपर कर दूँ। एंड वैसे आई थिंक वो फंक्शन के साथ भी काम करता है, एंड ये ऐसी फंक्शनैलिटी है जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। सो दैट इज, आई थिंक दैट इज होस्टिंग। ठीक है, थोड़ा इसको और डिप डाउन होकर अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू डिक्लेयर, एक फंक्शन, अगेन एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग। फंक्शन, लेट्स कॉल इट अगेन ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स ही लिखते हैं। और उसमें हम एक कॉन्सोल लिखते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग और मैसेज कीवर्ड। अभी आप नोटिस करोगे मैंने मैसेज कीवर्ड अभी तक ना डिक्लेयर किया है ना असाइन किया है। तो अभी हम इसके अंदर एक वैर यूज़ करते हैं और मैसेज को हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। ओके, सो इन एज आदित्य एक्सप्लेन कि ये इसमें जो वैल्यू, ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये पार्ट ये होइस्ट होगा, विच मीन्स दैट कि ये टॉप ऑफ द कोड जाएगा। तो अभी इसको हम ये प्रिंट करके देखते हैं। सो इफ यू विल नोटिस कि ये अनडिफाइंड आया है, एंड द रीज़न इज़ दैट कि होस्टिंग में वैल्यू ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ डिक्लेरेशन ऊपर जाता है। ओके, यस, दैट्स द डिफरेंस। सो वो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जो भी आप आगे जाके जो भी आप चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हो उसको पुल करके ऊपर लेके आएगा। लेकिन कैसा हो सकता है कि ये आप बोलोगे कि वैल्यू भी तो लेके जा सकता है ना। सो वैल्यू तो कॉन्स्ट का लेके जाएगा ना, बिकॉज वैर का तो ये फिक्स नहीं है ना, आगे जाके चेंज हो जाएगा, और वो पहले ही उसको वैल्यू डिक्लेयर कर दे रहा है, तो कोड गड़बड़ हो सकता है ना। तो वेरी एट द वेरी लैंग्वेज लेवल भी वो चीज़ें उन्होंने वैसे ही करके रखी है कि ताकि गड़बड़ ना हो। सो इसमें अगर आप देखोगे तो अनडिफाइंड है। नाउ लेट्स डू सेम विथ लेट। लेट का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको वेयर और लेट का सबसे बड़ा डिफरेंस लगेगा। ये देखो, यहाँ पे एक एरर आया, रेफरेंस एरर, कैनॉट एक्सेस मैसेज बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेट ये कह रहा है कि लेट तो डिक्लेयर हो गया बट उसके पास कुछ असाइनमेंट ही नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि वैर में भी तो वही चीज़ हो रहा है, वैर भी तो डिक्लेयर हुआ था बट उसमें भी कुछ असाइनमेंट नहीं था, अनडिफाइंड आया था, बट इसमें भी अनडिफाइंड क्यों नहीं आया। यही डिफरेंस है कि जब भी वैर को होस्ट होता है, वो टॉप लेवल पे पुल होता है, तो उसमें अनडिफाइंड डिक्लेयर हो जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लेकिन ऐसा कुछ मैसेज में नहीं, लेट के साथ नहीं होता।
तो इसीलिए हम ये फेस करते हैं कि वो कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके। यस, तो इसमें आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड करके नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड लेट। आप होस्टिंग एक्सप्लेन कर लोगे, आप बोलोगे कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो टॉप जाएगा, बट आप भूल जाते हो कि सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन है, असाइनमेंट नहीं है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये कई बार ये लोग इंटरव्यू में इग्नोर भी कर देंगे बिकॉज ये काफ़ी डीप लेवल की चीज़ है, बट कोई कोई पकड़ भी सकता है, तो आप वो एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा वेरिएबल्स वाला पार्ट खत्म हो गया। ओके, बाय द वे एक गिटहब लिंक भी हमारा इस टॉपिक के ऊपर अटैच किया जाएगा जो आप फॉलो कर सकते हो, एंड उसके साथ एक रेफरेंसेस भी रहेंगे जो दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन व्हाट से वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, दैट इज एसिंक्रोनस। अब इसमें हम सीखेंगे कॉलबैक्स तो हम लोगों ने देख लिया, पर लिखते कैसे हैं या कॉलबैक्स को यूज़ कैसे किया जाता है वो एक देखते हैं। प्रोमिसेस देखेंगे, असिंक अवेट देखेंगे। सो ये सारे कुछ चीज़ें होती हैं जो मिलके एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी को एनेबल करती है जावास्क्रिप्ट में। सो आदित्य, क्या तुम्हें व्हाट इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट? Asynchronous programming, I think it is a type of programming wherein अगर हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, like we have a code जो कि जैसे आपने पिछले जब आप where के बारे में बता रहे थे, जब एक लूप हुआ था 3 तक ही हुआ था, लेट से मेरा 3 lakhs तक लूप है एंड मुझे रन करना है, तो वो अगर मैंने डायरेक्टली रन किया तो वो पहले एक फंक्शन ही पूरा रन होगा 3 लाख टाइम, एंड मुझे साथ ही साथ दूसरा फंक्शन रन करना है, बट मतलब बोलते हैं ना साइड बाय साइड पैरेलली रन करना है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। एसिंक्रोनस अगर हमने डाला कि असिंक एंड देन अगर हमने फंक्शन नेम डाला तो क्या होगा, एसिंक्रोनसली पैरेलली रन होता जाएगा जब तक उसका लूप खत्म नहीं होता। परफेक्ट। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो होता है वो बेसिकली यही होता है कि कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन्स होने लग जाती हैं, जो आपको उसका काम खत्म करके मिल जाएगा वो आपको रिटर्न में आ जाएगा उसका रिस्पॉन्स। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ना तो पैरेलल प्रोग्रामिंग है ना तो कंकरेंसी है, बिकॉज दोनों में टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। पैरेलल प्रोग्रामिंग तो एक अलग ही कंसेप्ट है, एंड कंकरेंसी का तो आपको सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग जो लैंग्वेज होगी उसमें मिलेगा। सिंस अपना JS इज़ नॉट अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, तो उसमें नहीं मिलेगा। तो अभी इसमें हम एक थोड़ा 2-3 चीज़ें करके देखते हैं। कॉलबैक्स का तो आपने एग्जांपल देख लिया था, बट फिर भी एक फ़ाइल रीड करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक FS करके एक फाइल सिस्टम होता है जो Node.js में अवेलेबल होता है, उसको यूज़ करेंगे FS करके, और इसमें हम एक फ़ाइल रीड करेंगे। तो एक इनका एक फंक्शन होता है रीड फाइल करके। अब रीड फाइल में 2-3 पैरामीटर्स जो होते हैं फंक्शन के प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पहला तो पाथ हो गया, तो पाथ हम लोग क्या करते हैं, एक रीडमी जो हम लोग ने जो यहाँ पे अपने ये रेपो का बनाया है उसको ही रीड करते हैं, लेट्स सी। और तो यहाँ पे हम स्लैश उसका एक फाइल पाथ दे देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे जो जिनको हम लोग नल एम्प्टी छोड़ सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है एंड फिर एक कॉल बैक है। तो कॉल बैक एक फंक्शन होता है जिसको हम एरो फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। एरो फंक्शन आप लोग को पता होना चाहिए क्या है, और उसमें ये फंक्शन में ना 2-3 ऑप्शन आएंगे। तो क्या क्या ऑप्शन आएंगे वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते। पहले तो एरर आएगा, क्योंकि अगर आप फाइल रीड कर रहे हो, फाइल ही ना मिले तो वो एरर थ्रो करेगा। और फिर डेटा आएगा जो एक बफर के फॉर्मेट में आएगा। तो इसको हम कॉन्सोल करते हैं, console.log। यहाँ पे हम एरर लिखेंगे और डेटा को भी प्रिंट करके देखते हैं कि क्या डेटा आ रहा है। एंड नाउ लेट्स रन दिस फंक्शन। ओके, सो नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो ये अपने को एरर दे रहा है। सो आई गेस आई वॉज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ पाथ, मुझे 2 स्टेप बैक जाना चाहिए था, सॉरी माई मिस्टेक। अब ये परफेक्ट है। सो यहाँ पे आप देखोगे एरर नल है। ओके, यहाँ पे आप देखना एरर आया था, डेटा तो अनडिफाइंड आया। ओके, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि एरर भी आ रहा है, डेटा भी आ रहा है, बट डेटा अब रीडेबल नहीं है बिकॉज इट्स अ डिफरेंट मैटर। ओके, वो क्यों नहीं हो रहा उस पर थोड़ी देर में आते हैं। पर अगर आप यहाँ पे जो fs.read फाइल है इसको आप समझोगे तो रीड फाइल जो फंक्शन है यहाँ पे ये एसिंक्रोनस है। यहाँ पे मेन थ्रेड का कुछ रोल नहीं है।
और ये पूरा फाइल रीड करके अपने को पूरा डेटा रिटर्न कर रहा है। अब फाइल रीड करते करते क्या हो सकता है कि एरर भी प्रोड्यूस हो सकता है, तो एरर आएगा, और डेटा भी प्रोड्यूस हो सकता है, तो डेटा आएगा। ओके, तो अभी इस डेटा को हम जो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है इसके ऊपर टू स्ट्रिंग करके एक फंक्शन आता है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स कंसोल दिस, काम करते हैं इसको यहीं पे लिख देते हैं। ये अगर आप चीज़ें देखोगे जो प्रिंट हुई हैं, जो हम लोग ने रीडमी में जो लिखी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो सक्सेसफुली हम लोग ने पूरा डेटा रीड कर लिया है। सो क्या लगता है आदित्य, ये आपको चीज़ समझी? या बहुत अच्छे से समझी, क्योंकि वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ही कुछ ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को समझती है। मैंने भी जब मैं सीखता था, लाइक तरुण भाई से पहले हमने एक के साथ पॉडकास्ट किया था, ऋतिक करके था। सो ही इज़ ऑल्सो बीन अ मेंटर टू मी, एंड बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करना, कोई बोलते हैं ना, सिखा तो फैक्ट अपने टीचर्स भी सकते हैं, बट कोई अच्छा सिखाने वाला चाहिए। तो लाइक वो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन तरुण भैया में, एंड या इतना मतलब कॉन्सेप्ट बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है, एंड आई थिंक मुझे सारी चीज़ें समझी है जो आपने भी बताई। या गाइज, हम लोग ने अभी कॉल बैक्स देखा, तो हम लोग प्रोमिसेस भी देख लेते हैं कि प्रोमिसेस क्या होता है। इस चीज़ को आप प्रॉमिस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट बिफोर दैट हम एक काम करते हैं, एक नया लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, एफ एस प्रोमिसेस। ये एक लाइब्रेरी है जो Node.js ने कुछ सालों बाद ऐड किया, जब ओरिजिनल एफ एस लॉन्च हुआ था। इसमें जो फंक्शंस हम लोग एफ एस में ओरिजिनली यूज़ करते तो वही फंक्शन अभी भी यूज़ करना है, बट वो प्रोमिसेस के फॉर्मेट में है। तो प्रोमिसेस क्या होता है, थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं। तो देखो, प्रोमिसेस का मीनिंग क्या होता है रियल लाइफ में, आदित्य? अभी क्या बताऊँ, प्रॉमिस ऐसे, चलो आप थोड़े नॉटी बॉय हो सारे, लड़कियों से बात करते हैं, लड़कियों को प्रॉमिस करते हैं, लड़कियां हमको प्रॉमिस करती हैं मैं ये करूँगी वो करूँगी। आगे जाके क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जहाँ पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, आप रिजेक्ट हो जाते हो, मेहनत करके भी रिजेक्ट हो जाते हो। वही चीज़ें यहाँ पे आती है, रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट नहीं, रिजॉल्व करोगे या तो रिजेक्ट करोगे। अपने एज ए ह्यूमन लाइफ के रियल लाइफ केस में बताया तो रिजेक्ट ही होता है भाई, रिजॉल्व बहुत लकी गिने चुने लोगों को होता है। तो आई थिंक दिस इज रियल लाइफ का प्रॉमिस, एंड यहाँ पे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट होता है, कोई भी आप फंक्शन कॉल करते हो उस चीज़ को। सो प्रोमिसेस का जो रियल लाइफ मीनिंग है, दैट इज या तो आपको प्रॉमिस फुलफिल होगा या तो आपको प्रॉमिस ब्रेक होगा। सेम सिनेरियो फॉलो करते हुए जावास्क्रिप्ट में भी वही मीनिंग है, आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। हम क्या करते हैं, एक प्रोमिसेस करके एक ब्लॉक होता है। ये हमारा प्रोमिसेस ब्लॉक है। अब प्रॉमिस के दो स्टेट हो गए जैसे हम लोग ने बात किया था। ओके, ये होगा रिजॉल्व, ये होगा रिजेक्ट। ओके, और इनको, ये टर्मिनोलॉजीज को हैंडल करने के लिए इनमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स होती है, जैसे जिसको एक देन ब्लॉक कहा जाता है। ये देन एक फंक्शन होता है जिसमें हम प्रोमिसेस के सक्सेस को हैंडल करते हैं, और एक कैच होता है जिसमें हम प्रोमिसेस को एरर के हैंडल करते हैं। जैसे आपने कॉल बैक में देखा था एरर वाला पार्ट, तो वो चीज़ वो भी तो कैप्चर होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग ना कैच होता है। पर ये दोनों खुद में भी एक प्रोमिसेस होते हैं। ओके, ऐसा मत समझना कि ये हो गया तो ख़त्म हो गया, तो इसके आगे अपना प्रॉमिस चेनिंग चालू हो जाता है, क्योंकि इसके आगे भी अगर आप क्या कर सकते हो, स्टेप्स में लिख सकते हो, इफ़ दिस हैपेंस देन दैट हैपेंस देन दैट हैपेंस, ऐसा करके आप चेनिंग बना सकते हो। और ये चेनिंग कब फ्रूटफुल होती है, जब आपको लगता है कि आप सीरीज ऑफ डिपेंडेंसीज जो है, एक वेरिएबल में ये वैल्यू आ गया तो उसके बाद ये करना है, तो और पता चला वो वेरिएबल एसिंक्रोनस है, तो आप समझ रहे हो कि ये कॉल बैक्स में पॉसिबल नहीं था। कॉल बैक्स में अगर यही चीज़ आप करने जाते कि एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंसी रहती, और फिर पता चलता कि उसमें वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, मतलब जब तक उसमें वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉमिस फंक्शन है, जब तक वैल्यू नहीं आएगा तब तक उसको रुकना पड़ेगा। तो आप रुकोगे कैसे कॉल बैक्स में? तो आपको कॉल बैक के अंदर कॉल बैक लिखना पड़ेगा। तो वो एक उसमें क्या होता है कि कॉल बैक इनसाइड कॉल बैक इनसाइड कॉल बैक इनसाइड, ऐसा करके आपका चेन बनने लगता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड, एंड उसी टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम।
तो ये आप अगर एक वेरी फेमस प्रॉब्लम है, आप इसको इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जितना मैंने बता दिया कि अगर कॉल बैक विद इन कॉल बैक विद इन कॉल बैक लिखते हो तो इट्स बिकम हेल एंड ह्यूमन रीडेबिलिटी चली जाती है उसमें। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पर सॉल्व करके देखते हैं। अभी हमको फाइल रीड करना है, अगेन एफ है, और अभी कैसा रहेगा कि हमको इसमें बस पाथ प्रोवाइड करना है। तो हमने रीडमी को प्रोवाइड करना है .md, और अगेन ऑप्शंस है ओके, जिसको हम एमडी छोड़ सकते हैं। बट सिंस इसमें अभी आप नोटिस करोगे थर्ड पैरामीटर नहीं है, हमें क्या मिलता है, एक चेनिंग ऑप्शंस मिलते हैं कि देन ब्लॉक आएगा ओके, और या तो कैच आएगा, और एक और होता है फाइनली जो मैंने आपको बताया नहीं, पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कभी रेयरली यूज़ होता है। फाइनली का पर्पस क्या होता है कि चाहे एरर आए या कुछ भी आए तो वो आपको वो वैल्यू देगा, मतलब वहाँ तक कोड पहुँचेगा। तो इनको कभी लिखेंगे कैसे, तो इनमें ना कॉल बैक लिखा जाता है, ठीक है। मैंने बोला है कॉल बैक, बट ये कॉल बैक है नहीं, ये आप नोट करना। रीज़न मैंने इसे कि ये कॉल बैक लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, इज़ बिकॉज वो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कॉल बैक वाला ही स्ट्रक्चर है। आप फंक्शन लिख रहे हो, फंक्शन के अंदर आप कुछ वैल्यू कुछ कोड करने वाले हो, बट दिस इज जस्ट अ हैंडलर, क्योंकि आपको ये चीज़ पूरे जावास्क्रिप्ट में बहुत जगह देखने मिलेगी, हाई ऑर्डर फंक्शंस में भी देखने मिलेगी और आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा। तो ये आप हैंडलर भी बोल सकते हो, कॉल बैक भी बोल सकते हो, थोड़ा मिस यूज़ होता है यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज का, बट वो आप थोड़ा इग्नोर कर दो, इट्स फाइन राइट नाउ। हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग कंसोल लॉग डेटा करेंगे ओके, पर डेटा आएगा किधर से, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कहीं से डेटा एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ने कॉल बैक में डेटा करके लिखा था अपने कॉल बैक में, तो ये पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल था, तो सेम वे में हमें भी यहाँ पे डेटा लिखना है ओके। तो एरर के साथ भी कुछ ऐसा होगा कि हम यहाँ पे एरर लिखेंगे और उसमें हम कंसोल ऐड कर देंगे सिंपली। तो अभी इनको रीड करके देखते हैं। फाइनली को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो जो ये डेटा रहेगा वो एज अ प्रॉप पास किया जाएगा, करेक्ट? इट्स नॉट प्रॉप, इट्स एन आर्ग्यूमेंट। ओके। तो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे बफर में आ रहा है पूरा। तो ये अपना चल रहा है। अगर मुझे एरर प्रोड्यूस करना है तो मैं थोड़ा पाथ गड़बड़ दे देता हूँ। तो पाथ मैंने अगेन गड़बड़ दे दिया, अभी एरर देखते, तो आप इसमें भी देखोगे एरर आ गया। तो इसको आप बोलोगे कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आपको चेनिंग करना है। लेट्स से कि आपने यहाँ पे ये चीज़ आपको लिखना था यहाँ पे ओके, और आपको यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो डेटा ओके। तो आप इसमें नया देन ब्लॉक लिख सकते हो ओके, और यहाँ पे आप अगेन एक हैंडलर लिखोगे जिसमें आप डेटा ले रहे हो, या कुछ भी आप रिज़ल्ट ले लो, चलो रिज़ल्ट ले लो ओके, और यहाँ पे आप कंसोल करोगे। तो ये मैं रिज़ल्ट कर रहा हूँ। तो बोलोगे कि ये रिज़ल्ट कहाँ से आ रहा है, ये रिज़ल्ट इज़ नथिंग बट जो आप ऊपर रिटर्न कर रहे हो ना ऊपर वाले ब्लॉक में से, उसमें आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम टू स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले फाइल रीड करो, फाइल रीड करने के बाद जो डेटा आएगा दैट विल बी इन बफर फॉर्मेट। बफर फॉर्मेट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं टू स्ट्रिंग में ओके, एंड टू स्ट्रिंग से हम क्या बोलते हैं ये देन ब्लॉक में आ रहे हैं, इसमें ये रिजल्ट मिलेगा जो कन्वर्टेड फॉर्मेट होगा, एंड देन अपने को ये आउटपुट आएगा। तो लेट्स सी द आउटपुट। सॉरी मैंने एड्रेस करेक्ट नहीं किया फाइल का। सो अगेन आपको यहाँ पे आउटपुट देखने मिल रहा है, पर अगर आप नोटिस करोगे ये सारे जो आउटपुट आए इसके अंदर बफर भी आया है। सो इसका क्या हो रहा है कि हम लोग सीरीज ऑफ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, और तीनों चीज़ों में डिपेंडेंसी है। मान लो कल को कुछ एरर भी आ जाता है कैच के बाद, तो उसके बाद भी आप देन ब्लॉक लगा के हैंडल कर सकते हो, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे आपकी ह्यूमन रीडेबिलिटी मेंटेन हो रही है। आपको पता है कि पहले ये चीज़ हो रहा है, फिर उसके बाद ये चीज़ हो रहा है, फिर उसके बाद ये चीज़ हो रहा है। तो कॉलबैक में यही चीज़ अगर आप एक के अंदर फंक्शंस होते जाएंगे तो नेस्टेड स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें आपका रीडेबिलिटी चला जाएगा ओके। तो ये आदित्य आपको कुछ डाउट है इसमें? फिलहाल तो नो डाउट, बट अभी आपने जैसे बोला कॉल बैक हेल में गया, तो वो हटाने के लिए फिर व्हाट कैन वी यूज? कॉलबैक हेल में जाता नहीं है, कॉलबैक हेल हम खुद लिखते हैं। अच्छा ओके। उसमें क्या होगा कि मान लो कि जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने
मैं मेरे को फाइल रीड करने के बाद रिक्वेस्ट लॉन्च करना है या कुछ अलग, सब समझो कि मुझे ये फाइल राइट करना है कहीं और लोकेशन पे अभी के लिए। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट में मुझे ये ऐड करना है और मैं डेटा प्रोवाइड करूँगा टू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, एंड देन इसमें भी मुझे कॉल बैक आएगा। वन सेकेंड, इसमें मुझे ये इंपोर्ट चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रोमिसेस का स्ट्रक्चर लेगा। यहाँ पे अपना ऑप्शंस आ गया एंड देन वी हैव कॉल बैक, जिसमें हमारा पहला पैरामीटर एरर रहेगा एंड देन दूसरा पैरामीटर हमारा नहीं रहेगा बिकॉज इसमें कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सोल ऐड करते कि हमारा फाइल रीड करके हो गया, फाइल राइट हो गया, राइट सक्सेस। सो आप देख रहे हो, एक आपने यहाँ पे आउटर लेयर पे एक कॉल बैक लिखा है और उसके बाद इनर लेयर पे भी एक कॉल बैक लिखा है। तो इसमें अगर आप अभी और एक चीज़ समझो कि आपको इसके अंदर भी अगर एक कॉल बैक लिखना पड़ता, क्योंकि आप समझ रहे हो रिक्वायरमेंट कुछ भी आ सकता है। वन सीरीज ऑफ ऐसा भी होता है कि मैंने 10 to 15 देन ब्लॉक का भी चेन बनाया है, मैंने रियल लाइफ इंडस्ट्री में बता रहा हूँ मैं। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इसको प्रिंट करते हैं। तो इसमें अभी आप देखोगे लास्ट में फाइल राइट सक्सेस आया। अब ये फाइल राइट कहाँ हुआ, तो आप देखोगे एक सर्टेन लोकेशन में भी हो गया। तो हमने वो फाइल का पूरा कंटेंट इसमें कॉपी कर लिया। ओके। तो ये चीज़ होती है कि ये अगर इसके अंदर एक और कॉल बैक का आर्किटेक्चर आ जाता तो ये हमारे लिए इसको पढ़ना मुश्किल हो जाता। अच्छा, ओके, समझा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे आते हैं, असिंक अवेट भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन एक आगे चीज़ एक और आएगी, वो ये है कि क्या पॉसिबल है कि हम किसी भी फंक्शन को एसिंक्रोनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, बाय राइटिंग असिंक एंड Okay. But what if that particular function is not async itself? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। So suppose करो कि हो क्या रहा है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, ट्राई कैच लिख रहा हूँ मैं, ओके। और इसमें मैंने एक लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, समथिंग कॉल्ड एज 10, ओके। और इसका एक एरर आएगा पार्ट, इसको मुझे प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है। ओके। हाँ, तो ये चीज़ के आगे अगर मैं असिंक लिखूंगा तो नहीं होगा ना, बिकॉज लेट इटसेल्फ डिक्लेरेशन इज अ सिंक्रोनस कोड, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिंक। एसिंक शब्द वहाँ यूज़ करना है जहाँ पे वो कोड जो लिखा है, जो स्क्रिप्ट लिखा है, वो खुद एसिंक होना चाहिए पहले, ओके। दैट मीन्स वो प्रॉमिस होना चाहिए। ओके। तो हम पहले ना एक चीज़ को प्रॉमिस में कन्वर्ट करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं रीड फाइल प्रॉमिस, ओके। और यहाँ पे रीड फाइल प्रॉमिस कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर 2-3 पैरामीटर्स ले लेते हैं, जैसे कि पाथ हो गया और ऑप्शंस हो गया। और हम क्या करेंगे, कॉल बैक वाले फंक्शन को प्रॉमिस में कन्वर्ट करते हैं। तो रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ओके। और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। सो पहला होगा रिजॉल्व, देन होगा रिजेक्ट। और हम क्या करेंगे, इसमें हम रिजॉल्व एंड रिजेक्ट सब लिखेंगे। तो लेट्स यूज़ कॉल बैक, एंड यहाँ पे वो चीज़ें हम पूरे कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़। तो ये चीज़ हमने कॉपी कर ली, ओके। और तो ये जो हमने जो पाथ प्रोवाइड किया है, इसको निकाल के हम जो आउटर फंक्शन से हम लोग पैरामीटर्स ले रहे हैं उनको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस दे सकते हैं, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉन्सोल्स को कमेंट करते हैं एंड देन हम क्या बोलेंगे कि जब भी डेटा आएगा, ओके, तो हम डेटा को रिजॉल्व कर देंगे। बट बिफोर दैट लेट्स हैंडल द एरर। इफ़ एरर इज़ नल, ठीक है, इफ़ एरर इज़ नल देन हम क्या करेंगे, रिजॉल्व डेटा,
Okay, sorry. If error is null, I think this should be, sorry, this should be a negative. Okay, एंड हम क्या करेंगे, फिर एक रिजेक्ट कर देंगे इन केस अगर एरर आया, तो उसमें हम एरर की वैल्यू पास करेंगे. अभी ये जो फंक्शन है हमारा रीड फाइल पी, ये हमारा एक प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन बन गया है. तो इसमें भी हम वही सेम चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं. तो इसमें हमने फाइल प्रोवाइड किया. अभी हम इसके अंदर देन ब्लॉक आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट कैन बी हैंडल्ड. अभी इसमें कॉल बैक की देने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें अभी हमको डेटा मिलेगा, एक हैंडलर लिखते हैं. सो ये हमारा एरो फंक्शन वाला हैंडलर हो गया, और इसके अंदर हम console.log डेटा करते हैं, और इसमें भी कैच ब्लॉक रहेगा. तो इसमें आप नोट करोगे अभी हमारा आउटपुट आ रहा है, बिकॉज सब कुछ सही से मिल रहा है. लेट्स प्रोड्यूस एन एरर. सो यहाँ पे अभी हम आप लोग ने नोटिस किया कि हम लोग ने एक पूरा कॉल बैक बेस्ड रीड फाइल को उसको प्रॉमिस में कन्वर्ट कर दिया. तो जब हम लोग ओरिजिनल प्रॉमिस रीड फाइल का यूज़ कर रहे थे, तो ऐसा ही कुछ इंटरनली हैंडल किया होगा. ओके, तो ये रिजॉल्व क्या करेगा कि जो भी डेटा है उसको सक्सेस वे में रिटर्न करेगा. अगर मैं एरर को यहाँ पे लिख दूँ तो एरर भी सक्सेस में रिटर्न हो जाएगा, बट वैसा नहीं करना है. जो भी है उसको हमको उस तरीके से लिखना है. ओके, तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, जो है हमारा एसिंक और एसिंक अवेट. तो इसको लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट. तो जितने भी हम प्रोमिसेस होते हैं उसको हम असिंक अवेट में लिख सकते हैं. तो असिंक अवेट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. कभी भी आपको असिंक अवेट यूज़ करना है तो एज यू नो उसको हमको फंक्शन को, पर्टिकुलर फंक्शन को असिंक लिखना पड़ेगा. और यहाँ पे हम क्या एक डमी फंक्शन लिखते हैं. ओके, और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं. तो ये क्या करेगा कि ये बोलेगा कि तेरे अंदर जो भी कोड है, असिंक कीवर्ड क्या बोलेगा ये फंक्शन को, डमी फंक्शन को, कि तेरे अंदर जो भी कोड है ना उसको प्रॉमिस के स्टाइल में हैंडल करना है ऑलरेडी. तो हम क्या करेंगे, ये रीड फाइल को कॉल करते हैं. तो रीड फाइल को जब हम कॉल करेंगे, आप नोटिस करोगे इसमें अभी भी देन ब्लॉक वगैरह अवेलेबल है, बट उसको वैसे नहीं यूज़ करना है. हम क्या करेंगे, इसके आगे अवेट कीवर्ड लिखेंगे. तो जहाँ पे भी असिंक अवेट लिखा जाता, जहाँ पे भी आपको अवेट यूज़ करना है, प्रोमिसेस आपको ये चलाना है, तो आपको असिंक बाहर के फंक्शन में लिखना पड़ेगा. और सेम पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं लेट्स से. तो ठीक है, तो आप बोलोगे कि डेटा जो आएगा उसको हम कहाँ रखेंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे लेट करके. और ये क्या होगा कि लेट पूरा जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है उसको मेंटेन करेगा. और इसको कंसोल करते हैं. ओके, और ये फंक्शन को हम कॉल करते हैं डमी. तो फाइल नॉट फाउंड बिकॉज हमारा फाइल गलत है. पर इसमें अभी आप देखोगे डेटा आ गया, हमारा बफर आ गया. तो आप लोग पूछोगे कि इसमें एरर कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज बाकी दोनों में तो एरर हैंडल करने के तो ऑप्शन थे. जैसे कॉल बैक में एरर करके प्रॉपर्टी था, और प्रोमिसेस में कैच ब्लॉक था. तो इसमें भी आपको कैच ब्लॉक लिखना है, बट ट्राई कैच के रूप में. तो हम क्या करेंगे, ट्राई कैच लिखेंगे. और ये जो चीज़ है हमारा पूरा, इसमें हम ऐसे लिखेंगे. जो भी हमारा हैंडल करने वाला पार्ट है वो ट्राई में रहेगा, और जो भी हमारा एरर आएगा वो कैच में आ जाएगा. तो जो हम लोग नेचुरल वे में क्या बोलते हैं, ट्राई कैच लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करना है. तो यहाँ पे एरर एक प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. अगेन आप नोटिस करोगे तो हमारा ये एरर पार्ट यहाँ पे आ चुका है. सो आदित्य, एनी डाउट्स? नॉट एज ऑफ नाउ. ऑल्सो गाइज, अगर आपको एसिंक के बारे में थोड़ा समझना है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का डिफरेंस, एक वीडियो हमारा लाइव है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. एक छोटा सा डाउट था भैया, कि अगर हम एरर हैंडलिंग नहीं करते, मतलब लाइक कैन अ कोड बी परफेक्ट, मतलब अगर एरर के बिना वाला कोड बना सकते हैं? क्योंकि आपने जहाँ पे जैसा आप बता रहे हो, क्या ट्राई कैच क्यों कर रही हो, कि हमें अगर एरर आ रहा है तो उसको डिस्प्ले करवाना है.
क्या ऐसा कोड बन सकता है जहाँ पे एरर ही ना हो? लाइक उतना ऑप्टिमाइज़्ड कोड बन सकता है? अच्छा, तो देखो पहली बात तो एरर तो दो तरीके के होते हैं। एरर एक होता है जो सिंटैक्टिकल होता है, फंक्शनल होता है, और एक एरर होता है ह्यूमन एरर, और बोल सकते हो बिजनेस एरर्स। सो ये मैं कुछ एकदम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैं जो डे टू डे एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो तुम एक हद तक ऑप्टिमाइजेशन ऐसा रख सकते हो कि तुम्हारे साथ सिंटैक्स एरर ना हो, फंक्शनल एरर ना हो, बिकॉज आप इतना ध्यान दे के कोड लिख रहे हो कि आपसे मिस्टेक ही ना हो। ठीक है, वॉट अबाउट यूज़र प्रोवाइड्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तब ओके, आप क्या करोगे? ओके, तो एरर हैंडल करना एक आपका एक फिलोसॉफी होनी चाहिए। आप जब भी कोड करोगे, कोड करने से ज़्यादा आपको ये आना चाहिए कि आप कोड कैसे लिखने वाले हो, या क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करना है। वो आपको एक थॉट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, आपको वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स लिखने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अगर आपने कभी एरर हैंडल नहीं किया है तो आपको सर्वर क्रैश करेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको एरर हैंडल करना चाहिए, ताकि आपका सर्वर ना क्रैश करे, आप जो जो कोड लिखे वो प्रॉपर चलता रहे, यूज़र एक्सपीरियंस मेंटेन रहे। ओके, तो व्हाट कैन बी वन सिनेरियो, सपोज करो कि आपने एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाया है जिधर आप यूज़र को ये बताओगे कि गलत पासवर्ड बताया, तो उसको आपको एरर रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको हैंडल करने आना चाहिए। तो एक यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है, जिसमें हम थोड़ा वॉक थ्रू करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे पास एक एक्सप्रेस का कोड है, ओके, और यहाँ पे हम जेसन वेब टोकन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे कि हमने एक लॉगिन सिस्टम बनाया, एक एपीआई बनाया। एपीआई वगैरह आपको अभी तक पता होना चाहिए था, ओके। तो जिसमें हम क्या बोले, लोगों यूज़र का ईमेल एंड पासवर्ड लेंगे और मैच करेंगे, और यूज़र मिलना चाहिए। पहली बात तो अगर आपके डेटाबेस में ही नहीं रहेगा यूज़र, तो वो तो एक एरर हुआ 404 का, वेरी फेमस एरर, 404 नॉट फाउंड। ओके, तो वो चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों को बोल रहे हो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आके लॉगिन करो, बट कोई बंदा पहली बार आया है और वो लॉग्ड इन ही नहीं है, तो आप उसको कैसे इन्फॉर्म करोगे? सो दैट हैज़ टू बी हैंडल वाया सम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अगर आप कैच देखोगे, तो ये कैच में हम लोग ने एक रिटर्न कर रहे हैं कि ये हमारा एक एरर मैसेज है, और एक एरर जो जनरेट हुआ हम इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और एच टी टी पी कोड वगैरह हमको कुछ सेंड करना पड़ता है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल एरर? ऐसा कुछ बेस्ट वे होता नहीं है, बट जो एक चीज़ जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, अगर नॉर्मल कोड है तो ट्राई कैच के थ्रू हम लोग हैंडल करने की कोशिश करते हैं, और अगर एसिंक्रोनस कोड है तो हम प्रोमिसेस के थ्रू, जो कैच ब्लॉक होता है उसके थ्रू हम लोग हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक दिस वॉज वेरी मीनिंगफुल फॉर योर क्वेश्चन। लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग एल्स। No, not as of now. I think all my questions are clear now. ओके, फाइन। तो गाइज, ये था एक छोटा सा मॉक इंटरव्यू। छोटा नहीं है, आई थिंक 1 घंटे का है। बट मेरा और हरी का एम ऐसा ही था कि यार लोगों को जो एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो चीज़ें कॉलेज में नहीं बताते, वो चीज़ आपको पता है। एंड एक अच्छा खासा वॉक थ्रू दिया तरुण भैया ने। सो तरुण भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर इट। एंड लाइक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाइक क्लोजर्स बताया, इवेंट लूप बताया, वेरिएबल डिक्लेरेशन बताया, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता थी बट उनका इंटरनल वर्किंग कैसे होता है वो आज हमने समझा। एंड ऑल्सो सोर्स कोड सारा मिल जाएगा, हमारे ब्लॉग पेज पे भी आ जाएगा। तरुण भैया का गिटहब का लिंक और ये रेपोजिटरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार चेकआउट कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।